इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अच्छे से, और आई थिंक आपको अब तक जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो आपको सब में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सब डाउट्स जो है आपके नियर अबाउट क्लियर हो गए होंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड द टॉपिक। और लास्ट जहाँ मैंने इस टॉपिक को छोड़ा था वो था इस क्वेश्चन के साथ। मैं वापस इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दिया था, और आई थिंक इसमें मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, और शायद इस वजह से आपको क्वेश्चन निकला भी नहीं होगा। ये वैसे भी आप शायद ना निकला हो। यहाँ पर भी आपने शायद 3 इलेक्ट्रॉन देखे होंगे, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और यही थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए या गलती कह लीजिए, थोड़ी सी एरर कह लीजिए कि लिखते टाइम शायद मुझे ध्यान नहीं रहा होगा कि यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि तभी तो Cr2 पॉजिटिव बनाया जाएगा। इतना शायद आप खुद भी समझ गए होंगे कि Cr3 पॉजिटिव Cr2 पॉजिटिव बन रहा है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन से होगा, 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आपके आते हैं। इसका मैं जनरल सा तरीका आपको बता रहा हूँ सोल्व करने का। देखिए, सबसे पहले आप इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट निकाल लीजिए भाई, ठीक है। इसका रिलेशन आपको बताया था उस दिन, डेल्टा जी नोट आपको होता है माइनस NF E नोट। ओके, तो इस रिएक्शन के लिए आप डेल्टा जी नोट निकालोगे तो वो आपके पास आएगा माइनस N। N कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लिए गए, तो एक लिया गया ना, तो 1 फैराडे हो गया 1 वोल्ट के लिए, ठीक है। F फ्री हो गया ना 1 फैराडे माइनस, और E नोट कितना दे रखा है आपको, E नोट आपको दे रखा है माइनस 0.424 वोल्ट। तो ये अराउंड कितना हो गया आपका, ये आपका 0.424 ही हो गया डेल्टा जी नोट की वैल्यू फर्स्ट रिएक्शन के लिए। ऐसे आप सेकंड रिएक्शन के लिए निकाल लीजिए माइनस NF E नोट। सेकंड के लिए कितना आएगा, इसको 1 कर लेते हैं अभी G1, इसको G2 कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए कितना आएगा आपके पास, इसके लिए आपके पास आएगा -2 इंटू में F इंटू में माइनस 0.900, तो ये कितना होता है 1.8, ये हो जाएगा। ओके, अच्छा जी। अब इस इक्वेशन को देखिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, इसको और इसको अगर मैं ऐड कर दूं, तो देखिए ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 1 और 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, Cr3 पॉजिटिव भी आ गया, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये Cr आ गया। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड को ऐड किया है। तो उसकी हम देखिए, क्योंकि E हमारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम इसी तरह से इनके पोटेंशियल को ऐड नहीं कर सकते हैं, हम थर्मोडायनामिक रूल्स पे नहीं लगा सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हम पहले डेल्टा जी निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसके लिए डेल्टा जी निकालेंगे। कैसे, हम इन दोनों डेल्टा जी को ऐड कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों डेल्टा जी को ऐड करेंगे तो डेल्टा जी नोट 3 कितना बनेगा आपका, दैट इज डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2, दैट इज इक्वल टू 0.424 प्लस 1.8 which comes equal to 2.224 सॉरी। ओके, ये आ गया आपके पास, ये डेल्टा जी3 आ गया आपके पास। तो यहाँ से साथ में कितना आएगा आपके पास, F भी आएगा। डेल्टा जी3 क्या होता है, NF ही तो होता है ना। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा जी3 नोट वैसे इसके वो माइनस NF E नोट के, और E नोट हमें पता करना है। तो यहाँ से E नोट कितना हो जाएगा, ठीक है। नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 3, तो 2.224 एंड डिवाइड बाय 3F माइनस का, ठीक है। तो जब इसको आप सोल्व करते हो तो इसको सोल्व करने पर आपका जो आंसर आता है दैट इज इक्वल टू -0.741 वोल्ट। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए कि इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का, कि अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ हो तो आप उसको सोल्व कैसे करोगे। क्लियर हो गया, ये तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन इसमें बहुत तरह के होते हैं, इस तरह के टॉपिक से आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन करते हुए आपको दिक्कत ना आए। जो तरीका बताया है आप उस तरीके को अगर अप्लाई करोगे तो आपके क्वेश्चन शायद आ जाए, सोल्व हो जाए आपके क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए, हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, है ना। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, मतलब प्रेशर जो ले रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक ले रहे हैं, टेम्परेचर हम ले रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस का, और कंसंट्रेशन ले रहे हैं 1 मोलर की। बट मैंने आपसे कहा था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है हर टाइम कि हम प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशंस को मेंटेन रख पाएं।
तो ये भी पक्का नहीं है कि जो पोटेंशियल हम मेजर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड ही आएगा, ठीक है। इट मींस कि इफ वी चेंज द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन और प्रेशर, देन वी कैन हैव अनदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हिच इज नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है कि अगर हम कंडीशन चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की या प्रेशर की, तो उसकी वजह से नॉर्मल सी बात है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे किया है। अगर पोटेंशियल कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो पोटेंशियल भी आपका स्टैंडर्ड नहीं आएगा, ओके। तो वही आज का टॉपिक हमारा है कि क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर अगर हम कंडीशंस को स्टैंडर्ड नहीं रखते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? टॉपिक का हमारा है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का और प्रेशर का, यही हमें मेजर करना है। और इसको हम मेजर करते हैं एक इक्वेशन की हेल्प से जिसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। यहां से आपको जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल मिलता है करने के लिए, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके बता दूं कि वहां से भी ये कोई न्यूमेरिकल ही मिलता है। तो इस टॉपिक से बेसिकली आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही मिलता है जो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, होती क्या है, और फिर मैं बताऊंगा कि वो इक्वेशन कैसे एक्सप्लेन करती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं भाई कोई रिएक्शन हुई हमारे पास, नॉर्मल सी बात है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्शन तो हो रही है, तो हमको रिएक्शन मान लेते हैं इस तरह की कि A प्लस B, यहाँ से रिएक्शन हो रही है मान लीजिए C और D और D, ठीक है। अब जो ये रिएक्शन आपकी है, इस रिएक्शन के लिए हमने +1 के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था कोशेंट, कंसंट्रेशन कोशेंट लिखते थे हम, कंसंट्रेशन कोशेंट। जो बच्चों को ये नहीं पता है वो पहले +1 का पढ़े हुए थोड़ा सा, कंसंट्रेशन कोशेंट क्या होता था, that is equal to capital Q and which is equal to concentration of C यानी प्रोडक्ट, और उसका जो कोफिशिएंट है वो पावर में, सेम यहाँ पर D ये पावर में, नीचे भी इसी तरह से, नीचे रिएक्टेंट A and B, this is the ratio of concentration product and reactants, और उसको हम बोलते हैं concentration quotient, ओके। तो यहाँ से थर्मोडायनामिक्स के अंदर एक रिलेशन आपको बताया जाता था, वो रिलेशन आपको ये होगा कि जो डेल्टा जी होता है आपका इस रिएक्शन के लिए, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो डेल्टा जी नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग Q, दिस इज क्वोशिएंट टर्म, ठीक है, ये Q होता था आपका। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू पुट करें, मैंने आपको बताई थी थर्मोडायनामिक्स में इसको लेट करना चाहें तो ये डेल्टा जी क्या बनेगा आपका, डेल्टा जी आपका बनेगा -NFE। यहाँ पर E जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, ये पता करना है। डेल्टा जी नोट क्या होता है, NFE नोट, दिस इज अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ओके, प्लस RT नेचुरल लॉग Q, समझ में आ गया। तो यहाँ से अगर हम NF को कॉमन निकाल लें तो यहाँ से -NF को कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा E, यहाँ बचेगा E नोट, ऐसे होगा, NF से डिवाइड कर दिया हमने -NF से, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचेगा -RT बाय NF नेचुरल लॉग Q। अब अगर मैं Q की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ भैया तो मेरे पास E कितना आता है, देखिए E मेरे पास आता है E नोट माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग Q की जगह पुट कीजिए वैल्यू, प्रोडक्ट C उसकी कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर C, प्रोडक्ट D कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर D डिवाइड बाय A रेज़ टू पावर A, B और रेज़ टू पावर B। तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, ये है आपकी नर्स्ट इक्वेशन। देखिए ध्यान से, E is the standard electron potential, T is the temperature, R constant है, F constant है, N number of electron है, वो constant ही लेंगे रिएक्शन के लिए। तो C concentration है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की। तो आप ध्यान से देखें कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं या कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो उससे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका है उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, कुछ ना कुछ घट रहा है, जुड़ेगा, वो डिपेंड करता है किस तरह से वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने पे। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका है वो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और कैसे करता है कि अगर हम स्टैंडर्ड में से उसको कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये इक्वेशन ही एक्सप्लेन करती है कि हाँ
टेम्परेचर और कंसंट्रेशन चेंज करने से इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पर असर पड़ता है और फिर वो स्टैंडर्ड नहीं रहता है। तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया? चलिए इसको साफ करते हैं, थोड़ा सा आपको इसी टॉपिक में आगे लेके चलते हैं। देखिए भाई इक्वेशन क्या हमारे पास आ रही है? इक्वेशन हमारे पास आ रही है E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग C। मैं ऊपर कोई सीधा सा प्रोडक्ट लिख रहा हूँ भाई, ये ऊपर लिख रहे हैं प्रोडक्ट और नीचे हम लिख रहे हैं रिएक्टेंट, ठीक है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में लिख रहा हूँ, बात तो वही, ओके? ठीक है, अगर मैं T टेम्परेचर को स्टैंडर्ड रख लूँ भाई, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है, टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस रख लिया, ओके? F फैराडे दैट इज इक्वल टू 96,500 कूलम, ये भी हम पुट कर लेते हैं। R की वैल्यू भी आपको पता होती है भाई, 8.314 के आसपास हम पुट करते हैं वैल्यू, ओके? तो और नेचुरल लॉग कितना होता है हमारा? नेचुरल हमारा होता है 2.303 लोगरिथम, है ना? इसके होता है ना, तो अगर मैं यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ x लिखता हूँ तो वो इसके इक्वल होता है, ठीक है? अगर मैं इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करता हूँ तो हमारे पास वहां से E कितना आता है? वहां से हमारे पास ये आता है E नॉट माइनस 0.591 डिवाइड बाय n लोगरिथम ऑफ यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है? तो ये भी इक्वेशन आपकी होती है नस्ट इक्वेशन। ये तब है जब टेम्परेचर आपका कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, तब आपको सीधा ही ये नंबर यूज करना होता है 0.591, बस n पुट कर दीजिए। n आपको पता है क्या है? n आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज या गेन किए गए हैं, ओके? अच्छा, ये खास बात इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ये इक्वेशन आपकी है, जो ये इक्वेशन आपकी है भाई, कैन बी अप्लाइड ऑन कंप्लीट सेल और हाफ सेल, दोनों तरह के सेल पे इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं हम। हाफ सेल मतलब सिर्फ ऐसा सेल जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जिंक का ले लिया हमने, और या सिर्फ कॉपर का ले लिया, या दोनों कंप्लीट को ले लिया, उसके भी इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, और एक सिंगल इक्वेशन पे भी, एक सिंगल सेल पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, हाफ सेल पे भी। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि क्या है। देखिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की बात करता हूँ तो ग्राफ किस किस के बीच में हमारा हो सकता है? एक तो इसी के बीच में हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में फिक्स कर लिया मान लीजिए, तो यहाँ पर मैं log Q लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है? Q का मतलब आपको पता है ना क्या है, और यहाँ लिखते हैं पोटेंशियल E, ठीक? आप देखिए ध्यान से, ये Y है, ये आपका M हो गया, ये X हो गया और ये C हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी। अब M क्या है? स्लोप, स्लोप कैसी है? नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो मतलब यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है? मतलब कंसंट्रेशन के बढ़ने से पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? Q के बढ़ने से, पूरा Q फैक्टर जो आपका है उसके बढ़ने से क्या हो रहा है? E की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मतलब ये वैल्यू उसकी मैक्सिमम होगी, दैट इज E नॉट, इंटरसेप्ट है, उसके बाद वैल्यू क्या करती रहेगी आपकी? डिक्रीज करती रहेगी। तो ये ग्राफ भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो इसकी स्लोप कितनी आ गई? स्लोप 0.591 डिवाइड बाय n, दिस इज द स्लोप माइनस में, ओके? माइनस। तो ये आपका टॉपिक पता होना चाहिए आपको। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, और वहीं से आपको इक्वेशन का सही तरीका चलेगा यूज करने का, कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं। तो उसको साफ करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट आपका है कैलकुलेशन, एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। इन एप्लीकेशंस को न्यूमेरिकली यूज किया जाता है भाई, लेकिन थ्योरेटिकली भी आपको आनी चाहिए। तो एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, और एप्लीकेशन क्या हो सकती है, ओके? देखिए भाई इसकी एक ही एप्लीकेशन ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो दो एप्लीकेशन बनती है बट मैं उसको एक में मान के चलता हूँ। देखिए एक एप्लीकेशन जो आपकी हो सकती है कि इट हेल्प टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल, ओके? हम
ये कैलकुलेट करते हैं कि इसकी हेल्प से हम किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी हाफ सेल का। जैसे एग्जांपल लेता हूं भाई, देखिए हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं वो रिडक्शन करते हैं ना, तो उसका मतलब अगर जिंक का पोटेंशियल निकालना है, जिंक वाले हाफ सेल की बात करता हूं, तो वो कुछ ऐसे होगा। अगर हम इसको रिडक्शन की टर्म में लिखते हैं तो ऐसे होगा, वैसे तो ऑक्सीजन होता है, तो हमें इसका पोटेंशियल पता करना है, तो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो हमें पता होता है, E0 तो -0.76 होता है। ओके, लेकिन इससे मतलब नहीं है, हमें पता नहीं वैल्यू क्या है उसकी, अगर समझ स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ है इसमें। अब इसके लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे किसको, नर्स इक्वेशन को। नर्स इक्वेशन क्या कहती है कि E0 is equal to E is equal to E0, where E0 is the standard reduction potential। ये भी हम क्या निकालेंगे, तो वहां से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालेंगे, माइनस अगर मैं टेम्परेचर को भी 25 डिग्री सेल्सियस रखता हूं, टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेल्सियस रख लिया, ठीक है, यहाँ कितना है 0.591 डिवाइड बाय n कितना है यहाँ पे 2, ओके, लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारा जिंक, तो ये हमने लिखा यहाँ पे जिंक, ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे हम जिंक आयन। इसका कोई रोल नहीं है भाई, ये कोई रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट हमारा सिर्फ ये है, यहाँ से ये बना है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट था, ये तो बीच में इन्वॉल्वमेंट दिखा रखी है इलेक्ट्रॉन्स की, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, क्या कि जो जिंक जो बनेगा यहाँ सॉलिड बनेगा, तो जो सॉलिड हमारे पास स्पीशीज होती हैं, जो सॉलिड फेज में हमारा जो रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट होता है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, अगर वो सॉलिड फेज में है तो उसकी कंसंट्रेशन को हम हमेशा 1 मानते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ से हम E0 कितना निकाल सकते हैं, E0 इक्वल टू 0.0591 सॉरी 0.591, एक मिनट भाई गड़बड़ ना कर लें, हाँ भाई गड़बड़ होगी थोड़ी सी, 0 पे जो आता, ठीक है, यहाँ 0 आएगी, ठीक है, तो पीछे भी आपको करेक्ट कर लीजिएगा भाई, मैं जहाँ 0 लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉगरिथम ऑफ 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव। तो दिस इक्वेशन की हेल्प से हमें कंसंट्रेशन पता है जिंक आयंस की, कि हमने कितना, अगर हमने 1 नहीं लिए तो 1 के अलावा कुछ और लेंगे हम, अगर हम 1 बोल रहे थे फिर तो 0 हो गया, log 1 क्या होता है 0 होता है, फिर दोनों इक्वल हो गए। लेकिन अगर कंसंट्रेशन आपकी 1 नहीं है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी कंसंट्रेशन की, साल्ट की, जिंक सल्फेट की, तो वैल्यू में आप पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए भाई, ये तो हमने रिडक्शन की टर्म में लिखा है, ये कैसे लिखा है हमने, रिडक्शन की टर्म में लिखा है। अगर इसी को आपको ऑक्सीडेशन की टर्म में लिखना होता तो सिर्फ आप यहाँ पे क्या कर देते, प्लस कर देते, ठीक है, समझ में आएगी बात। अगर आपको ऑक्सीडेशन की टर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते, यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस केस में यहाँ पर हम प्लस करते, ठीक है, ये बात समझ आएगी, उल्टा हो जाएगा, जिंक आपका ऊपर आ जाएगा और ये 1 नीचे हो जाएगा, जिंक आयन कंसंट्रेशन आपकी ऊपर हो जाएगी, मतलब ऐसे होगा आपका E0 प्लस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉगरिथम ऑफ Zn2 पॉजिटिव, ओके, फिर ऐसे होगा। बट हम इसीलिए इसको, क्योंकि हम सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, इसलिए यहाँ भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालते हैं। तो ये आपकी पहली एप्लीकेशन हो गई भाई कि हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इस चीज को याद रखिएगा, आपके काम आएगी भाई सेकंड एप्लीकेशन में, ठीक है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है आपकी, सेकंड एप्लीकेशन आपकी है, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द EMF और सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल, कंप्लीट सेल, ओके। किसी भी सेल का अगर आपको EMF निकालना है, स्टैंडर्ड नहीं है वही है, स्टैंडर्ड के अलावा कोई दूसरा अगर EMF आपको निकालना है तो उसके लिए आप इस इक्वेशन का यूज करोगे। कैसे, देखो हम वही जिंक वाला केस लेते हैं भाई, जिंक था, यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव थे, यहाँ से क्या होगा जिंक 2 पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, ठीक है। अब इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो इसके लिए मैं क्यों निकालता हूँ, ये सीधा ही होगा। आपको इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ, इसके लिए इक्वेशन क्या बननी चाहिए, E इज इक्वल टू E0 माइनस, अब मैं इसको ड्राइव करता हूँ, आपको कोई समझ नहीं आया कैसे करें, आपको दोबारा बताना पड़ेगा। देखिए इनको आप दो रिएक्शन में ब्रेक कर लीजिए, देखिए इसको मैं ऐसे लिख रहा ना, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही है, इसको उल्टा करके लिखिए
तो जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से जिंक बनेगा। और इसके लिए मैंने अभी लिखी थी पोटेंशियल की वैल्यू, इसके लिए पोटेंशियल कितना आता है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, यहाँ लिख रहे हैं जिंक के लिए, तो जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक बन रहा है 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉगरिथम ऑफ 1 बाय Zn 2 पॉजिटिव। ये बताया था मैंने अभी आपको, ये आया। ओके चलिए, अब इसी तरह अगर हम कॉपर को ब्रेक करते हैं तो Cu 2 पॉजिटिव है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu बनाएगा। तो अगर हम इसके लिए पोटेंशियल लिखते हैं दैट इज E इक्वल टू ई नॉट Cu 2 पॉजिटिव से Cu माइनस 0.0591, ये पता है क्यों आया, रिडक्शन हो रहा है भाई, रिडक्शन करने का ये तरीका होता था, समझाया था मैंने पहले वाले लेक्चर्स में, डिवाइड बाय 2 लॉगरिथम ऑफ 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu 2 पॉजिटिव। अब सर ये जिंक और कॉपर कहां गए, देखिए वैसे तो यहाँ पर मैं जिंक लिखता लेकिन वो 1 बन जाता, इस तरह मैं यहाँ कॉपर लिखता वो भी 1 बन गया, है ना, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिखा, इसको सिर्फ हमने इस तरह से लिखा है। अब देखिए ईएमएफ निकालने का तरीका क्या होता है, स्टैंडर्ड जो ईएमएफ निकलता था हमारे पास वो निकलता था E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, ये निकलता था। अब देखिए स्टैंडर्ड तो नहीं रहा, तो अब क्या रहेगा, विदाउट स्टैंडर्ड का ये रहा दोनों का, तो E कैथोड कितना है, ये रहा E कैथोड, और ये क्या है, ये एनोड, तो कैथोड के लिए पुट कीजिए, तो E नॉट Cu 2 पॉजिटिव से Cu माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉगरिथम ऑफ 1 बाय Cu 2 पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से फिर माइनस, फिर उसके बाद ये वाली पुट कीजिए ऊपर वाली जिंक वाली, तो E नॉट Zn 2 पॉजिटिव से जिंक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉगरिथम ऑफ 1 बाय Zn 2 पॉजिटिव, ये आएगा। अब देखिए इसको अलग कर लीजिए, इन दोनों को अलग कर लीजिए, तो मैं इसको कहां लिख रहा हूं, इसको मैं साइड में लिख रहा हूं, तो ये और ये का डिफरेंस हो गया, E नॉट Cu 2 पॉजिटिव से Cu माइनस E नॉट Zn 2 पॉजिटिव से Zn, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद ये उसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए भाई, ये निकलेगा माइनस कॉमन, और साथ में कॉमन निकाल लीजिए 0.0591 डिवाइड बाय 2, ठीक है, निकल गया कॉमन। अच्छा जी, अब यहां से इसके पास क्या बचा, लॉगरिथम ऑफ 1 बाय Cu 2 पॉजिटिव आयन, अंदर क्या बचा 1 माइनस लॉगरिथम ऑफ 1 बाय जिंक 2 पॉजिटिव आयन, ये बचेगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये आया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लॉगरिथम ऑफ A माइनस लॉगरिथम ऑफ B, तो ये कितना बनता है, देखिए ये क्या हमारा, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ हो गया, स्टैंडर्ड कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एनोड, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ हो गया, तो इसको हम खाली E नॉट ही करते हैं भाई, E नॉट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2, ओके। और यहां से देखिए लोग A और लोग B, तो ये Zn पॉजिटिव तो ऊपर आ गया और ये Cu 2 पॉजिटिव नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल का, मैं इसको साफ करके इसको लिख रहा हूं फाइनली, जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आई है कि जो E होता है स्टैंडर्ड, जो EMF होता है हमारा, दैट इज E नॉट द स्टैंडर्ड EMF माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 logarithm of concentration of Zn2 positive ion divided by concentration of Cu2 positive ion। अब इसी को देखो, मैंने आपको पूरा ड्राइव करके दिखाया है कि आया कहते हैं कैसे, किसी न्यूमेरिकल में पेपर में किसी रिएक्शन के लिए आपको लिखना पड़ जाए। मान लीजिए मैं कहता हूँ आपको रिएक्शन दे रखी है Ag प्लस और यहाँ Cu, यहाँ से कर लीजिए Cu2 पॉजिटिव और प्लस Ag, ठीक है। ध्यान से देखिए भाई, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब ये होगा कि Ag पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन सेट किया और Ag बनाया होगा, और Cu ने Cu2 पॉजिटिव है, तो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन सेट करेगा तब Cu बनेगा, ये होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन यहाँ तो ये ले रहा है, ये 2 दे रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो 1 ले 2 दे, है ना। इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए था। अगर यहाँ 2 है तो इसको भी 2 होना पड़ेगा, इसको 2 होना पड़ेगा, तो ये भी 2 बने, 2 ही बनेंगे। अब आप अगर इसकी इक्वेशन लिखते हो तो अब इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लोगरिथम ऑफ, इसके 2 हो जाएगा, नीचे कितना है Ag पॉजिटिव। देखिए जिंक वाले केस में वहां 1 था, लेकिन यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा,
तो मैंने वो c की पावर c बताई थी और a की पावर a बताई थी, ये a है, ये 2 आ गया। इसी तरह कॉपर के लिए कितना बनेगा, E is equal to E naught minus 0.0591 divided by 2 logarithm of 1 by concentration of Cu 2 positive, यही बनेगा। तो इसके लिए आपको कंबाइन लिखना पड़ जाएगा, कंबाइन। तो इसके लिए कंबाइन कैसे हो गया, मतलब EMF निकालना होगा इसके लिए, तो इसको बैलेंस कर दो, यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ 2 बन जाएगा। तो इसके लिए फाइनली क्या इक्वेशन आएगी इसके लिए, सीधा इसके लिखनी हो तो E is the EMF, E naught is the EMF standard EMF minus 0.0591 divided by 2 ही आएगा, क्योंकि मैं इन्वॉल्वमेंट तो इलेक्ट्रॉन में 2 ही की है, ठीक है। लोगरिथम ऑफ ऊपर क्या है, प्रोडक्ट क्या है हमारा, Ag और कॉपर पॉजिटिव आयन, लेकिन Ag तो 1 है तो बन नहीं सकता, दोनों से पहले ये आएगा तो Cu 2 पॉजिटिव आयन। नीचे क्या आ रहा है, ये तो 1 हो जाएगा, Ag पॉजिटिव और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये भी तो कैसी आई है, क्या इक्वेशन थी, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव से जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu थी ना, तो प्रोडक्ट क्या है जिंक 2 पॉजिटिव ये रहा, और रिएक्टेंट क्या है Cu2 पॉजिटिव आयन ये रहा, दोनों हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो यही आप किसी भी सेल के लिए आप इस तरीके से इक्वेशन जो है वो लिख सकते हो। ये आपको मैंने एक एग्जांपल और दे दिया कि किस तरीके से आपको नर्स्ट इक्वेशन जो है वो लिखनी होती है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ साफ, ये आपकी 2 एप्लीकेशंस हो गई नर्स्ट इक्वेशन की। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए भैया आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। ये आपसे कह रहा है एट व्हाट पीएच में निकालना है किसका, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जब उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल कितना हो जाए 0.118 वोल्ट हो जाए, और हाइड्रोजन गैस की जो प्रेशर हमने दिया है गैस के अंदर, जो गैस का प्रेशर हमने दिया वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, ओके। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी इसका मतलब 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से H2 बनेगा, ये होगा, ओके। अब देखिए अगर इसके लिए आपको क्वेश्चन लिखना ना क्यों, तो आप कैसे लिखोगे, देखो अगर प्रेशर दे रखा है, ये गैस बनेगी, नॉर्मल जो है प्रेशर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह लिखते हो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस लिखते हो, और नीचे क्या लिखते हो कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस, और उसका भी स्क्वायर, ये लिखोगे, ठीक है। समझ में आ गया वाली बात। अब प्रेशर कितना दे रहा है वो खुद ही 1 दे रहा है, तो ये तो 1 हो गया, तो क्या कितना बना 1 बाय H पॉजिटिव और इसका स्क्वायर, ये बनेगा। अब इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन आ जाती है E is equal to E naught minus 0.0591 divided by 2 logarithm of 1 by H पॉजिटिव आयन उसका स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए ये तो 0 होता था, स्टैंडर्ड तो 0 होता था ना, तो 0 हो गया, और ये आपको दे रखा है कितना 0.118 वोल्ट इक्वल टू माइनस 0. इसको ऊपर ले आओ, देखो इसको ऊपर ले तो प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस हो गया, तो 0.0591 डिवाइड बाय 2 लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन, जो स्क्वायर थे आगे आ जाएगा तो गुना में 2 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया 2 तो, है ना। तो यहां से लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना आएगा हमारे पास 0.118 डिवाइड बाय 0.0591, ठीक है। हमें pH निकालना है। अब जो pH हमारा आएगा यहाँ से, pH जो हमारा होता था, ठीक है, pH हमारा क्या होता है, pH हमारा होता है माइनस ऑफ लोगरिथम ऑफ H आयन, ये होता ना, तो इसको लिख सकता हूँ इसको क्या लिख सकते हैं लोगरिथम ऑफ 1 बाय H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो pH की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, ठीक है। या सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए आप, अगर आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं तो E is equal to E naught minus 0.0591 डिवाइड बाय n, यहाँ पे 2 लेते हैं हम, तो 2, और यहाँ पे होता है pH, तो pH निकालने का सीधा फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो, सॉरी n1 लेंगे फिर हम यहाँ पे, n लेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका टॉपिक था आज का, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन से टॉपिक था आपका। एक दो टॉपिक रह गए, बस अब आपके ज़्यादा चैप्टर रहा नहीं लंबा, तो आप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आई थिंक 2-3 वीडियो में, 2 वीडियो में आई थिंक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
ये वाली वीडियो भी आपको थोड़ी सी लेट मिली होगी आज, बट कोई बात नहीं, होता है कभी कभी लेट मिल तो रही है, कम से कम मिले ना तो दिक्कत आती है। तो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।